हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो मैं शान कुमार मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ भी पढ़ें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, अपन जो पिछले वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आई होप आप सबने किया कर लिया होगा। और मैंने कई सारे अलग अलग सॉल्यूशन उसके देखे भी कमेंट्स में। तो चलिए एक बार पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था ना, प्रीवियस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था। और आपको उससे क्या निकालना था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना था, राइट? मैं इसको टीसी लिख दे रहा हूँ। तो इसमें ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है भी कि भाई ये लूप जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लूप तो ठीक है, i=i+1 ही चल रहा है ना। पर ये वाला जो इनर लूप है इसका, ये कैसे चल रहा है? j+i, राइट? तो ये मेन ट्रिक की पार्ट है, ठीक है, कि भाई अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए एक बार इसको हम देखते हैं कैसे करना है। इसको हम आईडी पे देखते हैं अपने। ओके, तो ये रहा, ये क्वेश्चन है ना। तो अब अगर हम सोच के देखें तो i=1 के लिए j कितना, मतलब जो इनर लूप है वो कितना बार चलेगा? लेट्स से जब i=1 होगा एक्शन, हाँ, तो लेट्स से कि यहीं पे देख लेते हैं हम कि लेट्स से जब i=1 हुआ तो अंदर वाला जो लूप है ये कितना बार चलेगा? अंदर वाला लूप चलेगा j=1 से लेकर के i=1 तक, है ना। तो j कहाँ से कहाँ तक गया? 1 to n, और वो भी विद डिफरेंस, लाइक 1 to n गया और विद डिफरेंस 1, यानी कि 1 2 3 ऐसे कैसे करते करते n, यानी कि टोटल n बार चला, है ना। सिमिलरली जब i=2 होगा, लेट से जब 2 होगा, है ना, तो जब i=2 होगा तब j वापस से j चलेगा तो 1 to n ही, बट इस बार डिफरेंस क्या है? 2 का है। तो ऐसे 2 नहीं, 1 3 5 ऐसे ऐसे करते करते n तक जाएगा, ठीक है, n या n-1 जो भी रहेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे जो कितना बार चला? n/2 बार चला, है ना। इसी तरह i=3 के लिए हम देखेंगे तो वो कितना बार चलेगा? n/3 बार चलेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल जो इनर लूप टोटल कितना बार चल रहा है? आउटर लूप तो n बार चल रहा है, पता ही है, ठीक है। जो इनर लूप कितना बार चल रहा है? सबसे पहले n बार, फिर n/2 बार, फिर n/3 बार, फिर n/4 बार, इस तरह से करते 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 कहाँ तक जा रहा है? n/n बार तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अगर आप लोगों को ये एक बहुत फेमस सीरीज होता है, अप्रॉक्सीमेशन से हम निकालते हैं। n को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3 से लेकर के 1/n तक, है ना। और ये अप्रॉक्सीमेटली log n के बराबर आता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आता है? log n के बराबर। अगर आपको ध्यान से एक बार आप फिर से वापस देख लो इसको, ठीक है। हुआ क्या है कि हम n हमारा टोटल कितना है कि n + n/2 + n/3 + n/4 ऐसे करते करते ये हम टोटल बता रहे हैं कि इनर लूप लगभग कितना बार चला होगा? n/n तक, है ना। ये कब हुआ होगा? ये इसको n को n/1 लिख सकते हैं हम। ये कब हुआ होगा? जब i=1 होगा। ये कब हुआ होगा? जब i=2 होगा। ये कब हुआ होगा? जब i=3 होगा। ये कब हुआ होगा? जब i=4 होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ उतना ही j उतने से बढ़ रहा है, राइट। ये सिमिलरली ये कब हुआ होगा? जब i=n होगा। इस तरह से चलते गया होगा। तो अपन अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से n अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक? 1/n तक। और एक बहुत फेमस सीरीज होता है ये अप्रॉक्सीमेटली log n के बराबर आ जाता है। तो हमारा टोटल टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो गया? n log n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया? n log n। तो ये आप ध्यान रखना। और इस तरह का सेम कोड, मतलब सेम नहीं बोलूँगा बट सिमिलर कोड यूज़ होता है। एक आप आगे अपन पढ़ेंगे जब हम वो, आप मेरा वीडियो देख सकते हो सीव का। तो एक होता है सीव एल्गोरिदम, ठीक है, ये भी काफ़ी काम आएगा, SIV। तो इसमें भी इसी तरह से कुछ लूप्स चलते हैं और इसमें भी हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो आपको इसी तरह से देखना है, ऐसा कभी नहीं करना है कि 2 लूप आया तो n² बोल दिए या कुछ भी इस तरह से बोल दिए। रैंडम नहीं सोचना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना है। तो बस आप उसी को फॉलो करना एंड बाकी सारा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा फाइनली? इसका आंसर हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या डिस्कस करने वाले थे? हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे ना। तो सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ऑक्सिलरी स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एज सच कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई
ये प्रोग्राम है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट उस प्रोग्राम में टोटल कितना स्पेस यूज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल स्पेस यूज्ड, राइट। ठीक है, ये नॉर्मल है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर कोई बोले कि ऑक्सिलरी स्पेस बताओ, ऑक्सिलरी स्पेस या ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है? ये होता है टोटल स्पेस यूज्ड एक्सेप्ट द इनपुट वन, एक्सेप्ट इनपुट। मतलब जो आपको गिवन है, लाइक कोई एरे लेट से गिवन है या फिर कोई एरे आप इनपुट ले रहे हो, तो उसके अलावा जो गिवन है डेटा, उसके अलावा आपने कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। इसको टोटल स्पेस की जगह आप यहाँ पे इसको ऐसा कह भी सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि आप क्या कह सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड। ये होता है ऑक्सिलरी स्पेस। तो कई जगह आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप इंटरव्यूअर को खुद से बता दो कि अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे हो, अगर मैं इनपुट को कंसिडर करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है, और अगर आप ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर रहे हो, लाइक अगर मैं इनपुट को ना कंसिडर करूं, क्योंकि वो जनरली आपको ऑक्सिलरी स्पेस ही पूछना चाहेगा, तो वो ये है। ठीक है, तो अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस कुछ कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा ये कोड है। मैंने क्या किया, एक वेक्टर डिफाइन किया, वेक्टर यानी कि एरे, अगर कोई नहीं जानते होंगे तो उसको मतलब काइंड ऑफ एरे ही है ये। ठीक है, ठीक। तो मैंने उसमें इनपुट ले लिया है n नंबर्स और उसका सम निकाला है। तो यहाँ पे मेरे को कोई बताओ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। हमने स्पेस कितना यूज़ किया, एक एरे लिया n लेंथ का, यानी कि हमने n स्पेस यूज़ किया। फिर यहाँ पे एक सम इक्वल टू 0, तो ये भी एक यूनिट स्पेस तो ले ही रहा होगा। तो इस तरह से हमने टोटल कितना स्पेस किया, यहाँ पे n भी है, ये भी स्पेस, तो टोटल n, अगेन यहाँ पे n+1 और n+2 आप बोलोगे, बट अगेन हम कांस्टेंट, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कांस्टेंट को इग्नोर करते थे, उसी तरह सेम वे में हम यहाँ पे भी कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो हमने स्पेस टोटल कितना यूज किया है n। बट अगर हम बोले ऑक्सिलरी स्पेस, तो ये तो हमें गिवन एरे था ना, ये तो इनपुट वाला था, तो इसको तो हमें लेना नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने खुद से क्या किया, तो हमने खुद से तो यार सम लिया है, एक ये स्पेस हम यूज किया, इसका मतलब हम कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं। तो ये अगर आप इसका बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n, और अगर आप बात करोगे ऑक्सिलरी स्पेस का, तो ऑक्सिलरी स्पेस क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी स्पेस आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर 1 नहीं कांस्टेंट स्पेस, राइट। तो ठीक है, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये कोड है प्रेफिक्स सम का। अगर किसी को नहीं पता है प्रेफिक्स सम क्या होता है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। लेट्स से एक सेकेंड, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है, नॉर्मल सा एक एरे है। ठीक है, लेट्स से ये एरे है, लेट्स से यहाँ पे 2 है, सॉरी हाँ, लेट्स से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लेट्स से -2 है, यहाँ पे लेट्स से 6 है। ठीक है, ये एरे है हमारे पास। तो प्रेफिक्स सम क्या होता है, हमें हर प्रेफिक्स का, प्रेफिक्स मतलब क्या है कि आगे से, यानी कि पहला पार्ट, अगर हम मान लो एक एलिमेंट लो, शुरू के 2 एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट मत लो, 3 एलिमेंट ले लो, 4 एलिमेंट ले लो, 5 एलिमेंट, तो हर एक का सम होना चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट ना लें तो सम क्या होगा 0, अगर सिर्फ पहला एलिमेंट लें तो सम क्या होगा 2, अगर पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों ले लें तो सम क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर पहला दूसरा तीसरा अगर तीनों एलिमेंट ले लें तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अगर चौथा एलिमेंट भी साथ में ले लें तो क्या हो जाएगा 11, अगर पांचवा एलिमेंट भी साथ में ले लें तो क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो आपको समझ में आता होगा, ये अगर मेरा एरे था तो ये क्या था उसका प्रेफिक्स सम एरे, प्रेफिक्स सम एरे। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब इसमें करते क्या हम, तो इनिशियली तो हम 0 ले लिए, अब लेट से प्रेफिक्स सम एरे को लेट से हम p डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लेट से 8 नोट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यार किसी भी ith पोजीशन पे p ऑफ i क्या हो जाएगा, मेरा p ऑफ i -1 प्लस a ऑफ जो भी उस इंडेक्स पे है। लाइक अगर आप वो इंडेक्सिंग आप देख लेना, एक्चुअली ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये इसका 0th इंडेक्स पे ये बैठा हुआ है, तो ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो जाएगा, p ऑफ यहाँ पे i+1 हो जाएगा और ये यहाँ पे i हो जाएगा। बट वो तो खैर ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब ठीक है। तो प्रेफिक्स सम ये कैसे समझ में आया कि अगर हमको पहले 5 एलिमेंट्स का, लेट से हमको इसका ये वाला हमको निकालना था कि यार पहले 4 एलिमेंट्स हमके, तो हम पहले 3 एलिमेंट्स का तो निकाल रखे हैं,
प्लस हम इसको कर देंगे डायरेक्ट, तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो यही कोड यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रेफिक्स हम तो सबसे पहले हमें गिवन क्या था, एक एरे इनपुट गिवन था, ठीक है। अब हमें एक प्रेफिक्स हमने खुद से डिफाइन किया और हमने यहाँ पे निकाला अच्छा वेक्टर मैं डिफाइन किया हूँ, इसलिए मैं प्रेफिक्स सम ऑफ जीरो को, वेक्टर के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी जीरो इनिशियलाइज्ड होते हैं, इसीलिए मैं प्रेफिक्स सम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो कहीं लिखा नहीं हूँ। अगर आप चाहो तो लिखना तो लिख सकते हो प्रेफिक्स सम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये रेफरेंस रिलेशन यूज किया, प्रेफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू प्रेफिक्स सम ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। और तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है अभी हमारा, तो यहाँ पे हम टोटल स्पेस कितना यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये एक n लेंथ का एरे जो कि इनपुट था, और एक n+1 लेंथ का एरे जो कि हम प्रेफिक्स हम खुद से बनाए। तो टोटल कितना हो गया 2 इंटू n+1, और साथ में कुछ कांस्टेंट स्पेस ये जो इंट n ये वगैरह ले ही रहा है। तो 2n+1, अगेन हम कांस्टेंट्स को लेते नहीं है, कांस्टेंट को हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आ रहा है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अगेन अगर हम ऑक्सिलरी स्पेस का बात करें तो यहाँ पे देखो गिवन एरे ए था, बट इसके अलावा भी मैंने एक एरे डिफाइन किया है n+1 लेंथ का। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जिसको कहते हैं, वो कितना आएगा, वो भी आएगा ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ एक्चुअली वो n+1 लेंथ का है, बट अगेन वन कॉन्स्टेंट है तो उसको आप हटा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। चलो एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं और फिर इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पे हमें एक 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है, n×m एरे दिया हुआ है 2D एरे, और हमें बोला गया है कि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। अगर आप में से कोई नहीं जानता हो तो लेट्स से ये 2D, लेट्स से कोई 3×4 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपको मैं इसका ट्रांसपोज प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझ आ जाए क्या होता है ट्रांसपोज। मैट्रिक्स बस इतना है, ठीक है। अब ऊपर वाला बस वो साइज लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो हर एक रो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो क्या था 1 2 3 4, तो ये कॉलम बन गया 1 2 3 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो भी ith रो jth कॉलम में जो भी एलिमेंट था वो jth रो ith कॉलम में यहाँ पे चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या था, मेरा जो इनपुट मैट्रिक्स था लेट से ये है, ठीक है। तो जैसे कि 3×4 मैट्रिक्स हम लिए थे ना, तो बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है ए। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हमेशा याद रखना, ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहला कॉलम बन गया भाई 1, देन 2, देन 3, एंड यहाँ पे एक और बना लो 4, ठीक है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ पे 5, देन 6, देन 7, देन 8, एंड तीसरा रो फाइनली 9, देन 10, देन 11, देन 12। आप देख सकते हो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारा ऐसे ही बना दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3×4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बन रहा है 4×3। जो भी किसी भी ith रो jth कॉलम में, लेट से कि i इक्वल टू 1 ले लो और j इक्वल टू 2 ले लो, यानी कि i इक्वल टू 1 मतलब कि सेकेंड रो, और j इक्वल टू 2 मीन्स थर्ड कॉलम, यानी कि ये j इक्वल टू 2, ये i इक्वल टू i इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, सॉरी माई बैड, i इक्वल टू 1 मीन्स सेकेंड कॉलम, एंड i इक्वल टू 0 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3, ठीक है। तो किसी भी ith रो एंड jth कॉलम, लेट से i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2, सो दिस, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये उस jth रो और ith कॉलम पे जाएगा। यानी कि jth रो का मतलब क्या हो गया 0 1 2, इस रो में ith कॉलम यानी कि 0 1 2, तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस एरे को लेट से नाम दे देते हैं ट्रांसपोज को t और इस एरे को a, तो ट्रांसपोज ऑफ i j इज इक्वल टू a ऑफ j i। समझ में आता होगा ये बात अब तो, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। एक n×m मैट्रिक्स था, तो मैं एक खुद से ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिक्लेयर किया जो कि m×n है। ध्यान रखना n×m के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स m×n बनेगा, और ट्रांसपोज ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ ji। तो ये नॉर्मल सा चीज़ था।
अब इसमें अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, अब जो मेन हमारा बात था, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा इसमें, तो अगेन टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है n इंटू एम, और यहाँ पे भी n इंटू एम, और कुछ जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं, तो टोटल क्या आ जाएगा 2 इंटू एन इंटू एम, एंड 2 को हम इग्नोर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ कितना आ गया n इंटू एम, ठीक है। ना ऑक्सिलरी स्पेस का बात करते हैं, यानी कि इनपुट के अलावा जो गिवन है उसके अलावा हम कितना स्पेस लिए, तो उसके अलावा भी आप कितना स्पेस लिए हो, उसके अलावा भी आप मेरे ख्याल से ले लिए हो n इंटू एम ही लिए हो, क्योंकि देखो ना इनपुट तो यही था जो एरे गिवन था, लेकिन हम ट्रांसपोज खुद से डिक्लेयर किए एक्स्ट्रा स्पेस, तो ये कितना हम लिए ऑर्डर ऑफ n इंटू एम। समझ में आता है, ये बातें हम क्लियर है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम में आज सच और कुछ है नहीं, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में जरूर पूछेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इसीलिए हमने इसको इतना अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब बात आता है कुछ रिकर्सिव फंक्शन के लिए कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव फंक्शन में ऐसा अलग क्या है जो भाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए एक बार देखते हैं अलग क्या है, कुछ तो अलग होगा। तो लेट्स से दिस इज द, ये फंक्शन आपको देखा लग रहा होगा, मैंने पहले भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका डिस्कस किया था, तो अब मैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता हूँ। लेट्स से हम पहला फंक्शन का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फंक्शन में आप देख सकते हो n आया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहे हैं हम 2 इंटू फंक्शन ऑफ n-1। तो आप सोच रहे हो कि यार n आया है, हमने कुछ डिक्लेयर तो किया नहीं, कुछ हम कर तो रहे नहीं है, तो इसका कांस्टेंट स्पेस ही होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1, राइट। बट ये गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। लेट्स से एक फंक्शन n है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर n इक्वल टू 1 तो रिटर्न 0, एल्स रिटर्न फंक्शन ऑफ n-1। यही है ना वो वाला जो लिखा हुआ है हमारा। तो देखो यह क्या हो रहा है, ये रिकर्सिव कॉल जब भी होता है तो होता क्या है कि ये फंक्शन ऑफ n किसको कॉल किया, फंक्शन ऑफ n-1 को। ये फंक्शन ऑफ n-1 किसको कॉल किया, फंक्शन ऑफ n-2 को। ये फंक्शन ऑफ n-2 किसको कॉल किया, फंक्शन ऑफ n-3 को। तो ये सारा एक दूसरे का वेट करते रहते हैं भाई, ये इसका वेट कर रहा था, ये इसका वेट कर रहा था, ये इसका वेट कर रहा था, ऐसे करते 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 कहाँ तक कोई फंक्शन ऑफ 2 होगा जो कि कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 1 को, और ये फिर रिटर्न करेगा 0 नहीं, शायद यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू कुछ था, जो भी उस प्रोग्राम में था, उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब। ये इसको रिटर्न करेगा लेट्स से 1, देन ये इसको रिटर्न किया बाई 2 इंटू दिस, तो ये 2 यहाँ पे सारे में 2 इंटू था शायद उस प्रोग्राम में। तो ये इस तरह से, तो अब ये इस तरह से ये इसको रिटर्न किया, ऐसे ही इसको कोई रिटर्न किया होगा, इसको कोई रिटर्न किया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा सिस्टम का स्टैक स्पेस बढ़ता है। जब पहला कॉल हुआ था फंक्शन ऑफ n, तो ये स्टैक में आ गया कि हाँ यार ये कॉल हुआ और वो वेट कर रहा है। फिर ये किसको कॉल किया, n-1 वाले को कॉल किया, तो ये इसको अब ये किसको कॉल करेगा, n-2 को। तो ये सारे एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक ये फंक्शन ऑफ 1 आए ना आ जाए। अब फंक्शन ऑफ 1 जैसे यहाँ है, यहाँ से रिटर्न कर दिया 1, इस तरह से कुछ कुछ ऐसे करके रिटर्न होते गया रिटर्न। तो एट मैक्स कितना स्टैक स्पेस यूज हुआ है, एट मैक्स हुआ है तो यार n हुआ है, क्योंकि जब सारे के सारे वेट कर रहे थे तो यहाँ 1 रिटर्न किया था, तब तो n लोग टोटल वेट कर रहे थे। टोटल कितना स्टैक स्पेस हम यूज किए, n। तो यहाँ पे मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। एंड ऑक्सिलरी स्पेस का बात करें तो ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये हम स्पेस लिए हैं, ये गिवन स्पेस नहीं था। अगेन ये स्पेस हम यूज किया, हमारा एल्गोरिथम यूज किया, तो यहाँ पे भी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं कि रिकर्सिव में लगता नहीं है कुछ यूज हुआ है, बट ये यूज होता है इस तरह से। तो अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप जरूर इसको आंसर कर देना। आई गेस अब आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा। तो बस यहाँ से हम ख़त्म करते हैं, आज का इतना ही रखते हैं। और इसके बाद आपके लिए भी एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। असाइनमेंट क्वेश्चन यही है कि ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये फंक्शन 2, इसका आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ असाइनमेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो आराम से, और ये आपको लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि क्योंकि अभी हम आने वाले वीक्स में कुछ कॉन्टेस्ट कराने वाले हैं, कुछ क्विजेस कराने वाले हैं। तो अगर आप वो जो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा, आपके DSA प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के लिए टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।